एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक्स सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स के फैक्ट्स गिवन है। सो ये सीरीज सभी बीपीएससी एस्पिरेंट्स, DSSB एस्पिरेंट्स एंड सभी टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज है। सो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक कवर करेंगे। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। सो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, ब्रिटिश शासन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड प्रमुख कृषि पद्धतियाँ भी डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं अपना टॉपिक क्या है हमारा, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। सो फर्स्ट फैक्ट है, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंगसन द्वारा किया गया तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया था। आंग्ल प्राच्य विवाद, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? तो ये भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से, कि इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों का कहना था कि शिक्षा पद्धति हिंदी माध्यम से होनी चाहिए और कुछ लोगों का कहना था कि शिक्षा पद्धति अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। तो जो भारत में शिक्षा प्रसार के लिए जो आंग्लवादी थे वो यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के लिए समर्थन कर रहे थे और जो प्राच्यवादी थे भारतीय पारंपरिक ज्ञान और भारतीय भाषाओं का समर्थन कर रहे थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे ऑकलैंड। लेकिन ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है ये अधिक प्रभावी हुई थी मैकाले के द्वारा। जब मैकाले अपना एक पत्र लाए थे, मैकाले मिनट्स जिसे बोलते हैं, तो उसी में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ज़्यादा प्रभावी हुई थी। तो इसमें बेसिकली डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में था कि अंग्रेजों द्वारा ये कहना था कि भारतीयों को शिक्षित करना है, लेकिन उनका कहना था कि उच्च वर्ग के कुछ भारतीयों को शिक्षित कर दिया जाए जिससे कि ये शिक्षा निम्न वर्ग तक छन छन कर पहुंच जाएगी। इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं? तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से हुई थी प्रभावी। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र जो कि 1854 में आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखते हैं, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 1857 में की गई थी। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ।
पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे के प्रयासों से हुई। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, तो उसके बाद में ही ये बना था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स टॉमसन द्वारा की गई थी। अब आगे हम देखते हैं प्रमुख शिक्षा आयोग, उनके वर्ष देखते हैं और किस गवर्नर जनरल और वायस रॉय के समय उस आयोग की स्थापना हुई थी उसे देखते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया एंड उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। एंड हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। रैले आयोग जिसे विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं जो कि 1902 में आया लॉर्ड कर्जन के समय। सैडलर आयोग जो कि 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इंच कैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय। हार्टांग समिति जो कि प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करती थी वो 1929 में आई थी लॉर्ड इरविन के समय। लिंडसे आयोग जो कि प्रौढ़ शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करती थी जो कि आई थी 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। प्रौढ़ शिक्षा मतलब एडल्ट एजुकेशन। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय। एंड राधाकृष्णन आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के समय। तो राधाकृष्णन आयोग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनाए गए थे, इसीलिए इसको राधाकृष्णन आयोग बोलते हैं। आगे देखते हैं वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। तो वर्धा योजना किससे संबंधित थी? शिक्षा से संबंधित थी। किसके द्वारा दी गई? गांधी जी के द्वारा। कब दी गई? 1937 में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार से प्रभाव उसका पड़ रहा है, उन सभी के बारे में फैक्ट्स देखते हैं। तो धन निष्कासन के सिद्धांत जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोलते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड दी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो इंडिया टुडे के लेखक रजनी पाम दत्त हैं। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो JN टाटा के द्वारा की गई। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कावसजी डाबर के द्वारा की गई, जिन्हें कावसजी भी बोल सकते हैं। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम जूट मिल जो कि 1855 में स्थापित किया गया था सेरामपुर पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो वर्ष 1833 में। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार KM पडिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। किसने बोला है? KM पडिक्कर ने। यहाँ पर प्रमुख कृषि पद्धतियाँ देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके BPSC एस्पिरेंट्स के लिए। 3 कटिया प्रथा, तो इसकी विशेषता थी कि इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था कि कोई भी किसान होगा तो अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करेगा। और नील की खेती करने के बाद में जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाती थी और इसकी जिम्मेदारी अंग्रेज नहीं लेते थे। सो इसके विरोध में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था। एंड 3/20 भाग पर खेती करने को ही 3 कटिया प्रथा बोलते हैं।
ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो इसमें हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, कहाँ पर स्थायी बंदोबस्त थी, कहाँ पर रैयतवाड़ी थी, कहाँ पर मालवाड़ी थी, ये सभी फैक्ट यहाँ कवर करते हैं। तो बेसिकली जो स्थायी बंदोबस्त जिसे जमींदारी बंदोबस्त भी बोलते हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय थी 1793 ईस्वी में। रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब होता है किसान। तो अब यहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा कि रैयत का अर्थ होता है किसान, और इसमें जो भू का लगान होता था, जो भूमि का टैक्स देना होता था, वो किसानों द्वारा दिया जाता था। और बेसिकली जो ये स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त होती थी, तो इसमें जो टैक्स दिया जाता था वो जमींदारों के द्वारा दिया जाता था, इसीलिए स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त बोलते हैं। और रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब होता है किसान, तो रैयतवाड़ी का जो टैक्स दिया जाता था रैयतवाड़ी के समय, तो वो किसानों के द्वारा दिया जाता था। और जो महलवाड़ी होता था, तो महलवाड़ी में जो टैक्स दिया जाता था, वो टैक्स देने की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। सो यहाँ पर हम ये फैक्ट कवर करते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें जो स्थायी बंदोबस्त का एरिया था, वो एरिया आते थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। तो इसमें होता था समस्त ब्रिटिश भारत का 19% ये एरिया कवर करते थे। इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को, ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। तो मैंने अभी यही बताया कि इसमें जो टैक्स देने की जिम्मेदारी होती थी, वो होती थी जमींदार की। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, तो ये टॉमस मुनरो के समय आई थी 1820 ईस्वी में। इसके जो एरिया थे वो थे बम्बई, मद्रास, असम। तो इसमें ये जो एरिया था वो समस्त ब्रिटिश भारत का 51% था। इसमें भूमि का मालिक किसान होता था, एंड ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी किसान की होती थी। तो रैयतवाड़ी से अर्थ ही निकल रहा, रैयत मतलब किसान, तो यहाँ पर टैक्स देने की जिम्मेदारी किसानों की होती थी। महलवाड़ी, तो महल से मतलब समझ लीजिए ग्राम, पूरा गांव। तो महलवाड़ी जो होता था उस समय थे होल्ट मैकेंजी, उनके समय ये ईयर था 1822। और इसमें जो एरिया कवर होते थे वो थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। और ये जो महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, ये समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भाग पर थी। इसमें भूमि पर गांव का अधिकार होता था, एंड ब्रिटिश भारत को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियों की होती थी। एंड कर की दर 60% थी। तो यहाँ पर कर की दर भी दे दी गई अलग अलग। तो अब आप भूलेंगे नहीं कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो के समय, एंड महलवाड़ी होल्ट मैकेंजी के समय। स्थायी बंदोबस्त 1793 में, रैयतवाड़ी 1822 में, महलवाड़ी 1822 में, एंड रैयतवाड़ी 1820 में, महलवाड़ी 1822 में। स्थायी बंदोबस्त के एरिया हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक। एंड रैयतवाड़ी के एरिया हैं बम्बई, मद्रास, असम। महलवाड़ी के एरिया हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। और जो स्थायी बंदोबस्त थी, ये समस्त ब्रिटिश भारत का 19% थी। रैयतवाड़ी समस्त ब्रिटिश भारत का 51%, एंड महलवाड़ी समस्त ब्रिटिश भारत का 30% थी। एंड जो स्थायी बंदोबस्त थी, जिसे जमींदारी बंदोबस्त बोलते हैं, भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार के पास होता था। रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक किसान होता था, और महलवाड़ी में भूमि पर गाँव का अधिकार होता था। एंड इसमें जमींदारी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी, एंड रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी। और महलवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। एंड जो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें कर की दर 33% से 55% के बीच में होती थी। और जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, उसमें कर की दर 60% तक थी। एंड ये जो व्यवस्थाएं लागू की गई थी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तो इनके प्रभाव क्या होते थे? तो इनसे पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो रहा था। कृषकों की दरिद्रता हो रही थी, क्योंकि वो अच्छे से अपनी खेती नहीं कर पा रहे थे, खेती का बेनिफिट अच्छे से उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इसलिए बोला जाता है कि कृषकों की दरिद्रता हो रही थी, उन्हें इतना टैक्स देना पड़ता था। कृषि में ठहराव तथा अवनति हो रही थी। कृषि में ठहराव हो गया था क्योंकि किसानों का मन नहीं होता था इतना अच्छे से कृषि करने का, इसलिए कृषि में ठहराव हो गया था तथा अवनति हो गई थी। उन्नति का मतलब होता है तरक्की करना, और अवनति का मतलब होता है नीचे की ओर जाना, मतलब पतन होना। पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हो रहा था, और कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा था।
अब यहाँ पर देखते हैं वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जो कि सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त जिसे परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये सिद्धांत भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। तो ये जितने भी सिद्धांत स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी, ये सभी भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक, तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी। सो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लास्ट फैक्ट देखते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रभाव भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। सो आई होप यहाँ से आपको समझ आया होगा। जो मैंने टॉपिक कंप्लीट कराया ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड जो ये ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, तो ये SCERT बुक में भी दिया गया है जो कि आपको यहाँ से कवर हो गया। सो ये बुक NCERT सार संग्रह आप सभी एस्पिरेंट के लिए मोस्ट बेनिफिशियल बुक है। एंड आप जब एग्जाम देंगे तब आपको आइडिया होगा कि ये सीरीज आप सभी के लिए कितनी बेनिफिशियल प्रूव हो रही है। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।